नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। इजराइल हमास जंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। फिलिस्तीन को भारत ने राहत सामग्री भेजी है। खाद्य पदार्थ और दवाइयां भेजी गई हैं। गाजियाबाद से फिलिस्तीन विमान रवाना हुआ है। सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विमान जो है वो फिलिस्तीन के लिए रवाना हो रहा है। फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेजी गई है। इजराइल और हमास के बीच जो जंग इस समय जारी है, ऐसे में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेजी जा रही है। तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां से यह विमान उड़ान भरता हुआ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है और ऐसे में देखिए, राहत सामग्री फिलिस्तीन को भेजी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि राहत सामग्री गाजियाबाद एयरपोर्ट से इसे रवाना किया गया। हिंडन एयरबेस से राहत सामग्री फिलिस्तीन को भेजी गई है। एक और बड़ी जानकारी दिल्ली से है, जहां घंटाघर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद इमारत में आग लग गई है। हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। एलपीजी सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो यह बड़ी जानकारी इस समय आपको दे रहे हैं। हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। दिल्ली के घंटाघर इलाके से यह तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई और करीब 16 लोग इसमें झुलसे हैं। और देखिए, दमकल की कई गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद हैं, जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की करीब 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दरअसल एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, करीब 16 लोग इसमें झुलसे हैं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही है, लेकिन यह बड़ी सौगात की खबर है। दिल्ली वासियों को सीएम केजरीवाल आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। सराय काले खां फ्लाईओवर का आज उद्घाटन होगा। थोड़ी ही देर में सीएम अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन करेंगे। सराय काले खां टी जंक्शन सिग्नल फ्री हो जाएगा। नोएडा से दिल्ली तक का सफर अब बेहद आसान होगा। लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जाम से मुक्त बनाने और लोगों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाने की कवायद में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने पिछले साल 5 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की थी, जिसमें से एक सराय काले खां में बनाए गए पहले फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस फ्लाईओवर का उद्घाटन अब से कुछ देर बाद ही करने वाले हैं। फ्लाईओवर को आज से लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे सराय काले खां टी जंक्शन सिग्नल फ्री हो जाएगा और लोगों को यहां पर लगने वाले जाम से राहत मिल जाएगी। इससे दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। पीडब्ल्यूडी ने इसके उद्घाटन के लिए सरकार के पास फाइल भेज दी है।
तो इस समय हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। नमित, कितना और इंतजार? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 12 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे और यहीं पर जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं इस 3 लाइन के फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। सराय कालेखा पर ये 3 लाइन का फ्लाईओवर, 3 लेन का जो फ्लाईओवर है वो बनकर तैयार हुआ है, जिसकी वजह से जो दिल्ली से नोएडा जाने वाले और जो दिल्ली से आश्रम जाने वाले लोग हैं अब उनको ट्रैफिक से निजात मिलेगी। पिछले साल सितंबर के महीने में इस फ्लाईओवर की आधारशिला रखी गई थी। हालांकि इधर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, जो आश्रम की तरफ से लोग आते हैं उनको आने के लिए तो ये फ्लाईओवर बना हुआ था, लेकिन जो लोग दिल्ली से आश्रम और डीएनडी की तरफ जाते थे उनको पीछे देखिए, मेरे कैमरा पर्सन वहां पर भी दिखाएंगे, भारी जो ट्रैफिक का सामना अभिषेक करना पड़ता था। इसी वजह से इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किया गया पिछले महीने और तकरीबन 643 मीटर ये लंबा फ्लाईओवर है जो बनकर अब तैयार हो गया है। 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और इसका जो है उद्घाटन करेंगे। नीचे मेरे कैमरा पर्सन यहां पर आकर थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि अभी जब तक ये यहां पर देखिए, हालांकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन इस पूरी रोड पर अगर आप आएंगे अमूमन तो काफी ट्रैफिक देखने को मिलता था, क्योंकि ये फ्लाईओवर नहीं बना हुआ था। आज इसके उद्घाटन के बाद ये फ्लाईओवर खोल दिया जाएगा और वहां पर देखिए कोने पर अगर आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखाना चाहेंगे कितना ज्यादा ट्रैफिक यानी कि रश होता है। इस फ्लाईओवर के खुल जाने के बाद से वो ट्रैफिक खत्म हो जाएगा और जो दिल्ली से आश्रम और जो डीएनडी की तरफ जाने वाले लोग हैं वो सीधा इस फ्लाईओवर का यूज कर सकते हैं। पीछे देखिए वहां पर जो पूरा कार्यक्रम स्थल है वो बना हुआ है। 12 बजे तकरीबन दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और इस फ्लाईओवर को दिल्ली की जनता के नाम करेंगे। तकरीबन 65 करोड़ 55 लाख रुपए का जो खर्च है वो इस फ्लाईओवर को बनने में आया है। 3 लेन का ये फ्लाईओवर है, तो कुल मिलाकर बात करें तो दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात जो है वो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो नमित अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल आप बताइएगा कि इससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को कितना फायदा होगा, खास करके दिल्ली और नोएडा के लोगों को कितना राहत मिलने वाला है, जाम से निजात कैसे लोगों को मिलेगी, जरा वो भी समझाइएगा। देखिए बिल्कुल अभिषेक, दरअसल अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं यानी कि आईएसबीटी से आ रहे हैं या फिर करनाल की तरफ से आ रहे हैं, तो जो लोग एम्स की तरफ जाना चाहते हैं, आश्रम की तरफ जाना चाहते हैं या फिर डीएनडी के रास्ते नोएडा की तरफ जाना चाहते हैं, आमतौर पर फिलहाल अभी जो तस्वीरें हैं देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ से वो सारा ट्रैफिक जो है वो जा रहा है, जिसकी वजह से उस कोने पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यानी कि जो यातायात था वो काफ़ी व्यस्त हो जाता था। इससे ट्रैफिक की काफ़ी समस्या हो जाती थी क्योंकि ये फ्लाईओवर बना नहीं था। अब इस फ्लाईओवर के बनने के बाद जो सारा ट्रैफिक है वो इस फ्लाईओवर के ऊपर से निकलते हुए सीधा आश्रम जा सकते हैं वो लोग, या फिर सीधा डीएनडी के रास्ते से सीधा नोएडा पहुंच सकते हैं। यानी कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरी रोड है वो दिल्ली की तरफ से आ रही हो, दिल्ली की तरफ से नोएडा जाना है, आश्रम जाना है, एम्स जाना है, तो इस फ्लाईओवर का यूज करके लोग जा सकते हैं। अभी फिलहाल नीचे की तरफ से ट्रैफिक जा रहा है क्योंकि खुला नहीं है, क्योंकि नीचे काफी ट्रैफिक हो जाता है। इसी वजह से इस फ्लाईओवर का उद्घाटन जो है वो आज किया जाएगा, क्योंकि की तरफ से आ चलिए ठीक है नमित, तो ये तो बनाई गई थी और ये तो बहुत बड़ी राहत दिल्ली वासियों को और एनसीआर वालों को मिलने वाली है। आप नजर बना के रखिए, मुख्यमंत्री जैसे ही वहां पहुंचते हैं फिर उद्घाटन का जो कार्यक्रम होगा उस समय भी हम आपके पास आएंगे और भी डिटेल्स आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रामपुर से ये बड़ी खबर है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को शिफ्ट किया गया है। सुबह 5 बजे रामपुर जेल से उन्हें शिफ्ट किया गया, सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है आजम खान को। अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट किया गया है और आजम की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी। तो देखिए, पिता और पुत्र को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, आजम खान को सीतापुर भेज दिया गया है और उनके पुत्र को हरदोई जेल भेज दिया गया है, अब्दुल्ला आजम को, जबकि आजम की पत्नी तंजीम फातिमा वो रामपुर जेल में ही रहेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह ही तैयारी शुरू की गई और आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को शिफ्ट किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें रामपुर जेल से ले जाया गया, उस समय की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो अब आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम जो हैं वो हरदोई जेल में रहेंगे
आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में रहेंगी। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, अब्दुल्ला आजम की ये तस्वीर, उन्हें हरदोई ले जाया गया। सुबह 5 बजे ही अलग अलग काफिलों के जरिए उन्हें अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। आजम खान अब सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो सीतापुर जेल में अब आजम खान को रहना होगा, हरदोई जेल में अब्दुल्ला आजम को रहना होगा। तो देखिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी धर्मराज हमारे सहयोगी सीतापुर से जुड़ रहे हैं और साथ ही मनोज तिवारी हमारे साथ हरदोई से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले धर्मराज आपके पास आ रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां की गई थी, क्योंकि आजम खान को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं, रात के 5 बजे सीतापुर के लिए वो वहां से रवाना कर दिया गया। सीतापुर 9:23 पर सीतापुर जेल के वो अंदर आ गए। हम आपको बता दें कि सीतापुर में पिछले 27 माह तक सीतापुर जेल में बंदी के रूप में रह चुके हैं, लेकिन रामपुर कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा दी है और सजा काटने के लिए वो सीतापुर जेल सुरक्षित पहुंच गए हैं। उन्होंने वहाँ रामपुर जेल आने से पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारा इनकाउंटर किया जा सकता है, लेकिन उनका बयान माना जाए वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उनको कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर जेल में पहुंचा दिया गया है। उनको रामपुर में जैसे एक उनका नंबर अलर्ट हुआ था, अब सीतापुर में भी उनको एक नंबर शहरी नंबर अलर्ट किया जाएगा। ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से। मनोज, हरदोई में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि वहां पर आजम खान के बेटे को लाया गया है? बिल्कुल, आजम खान के बेटे जो है अब्दुल्ला आजम 2 प्रमाण पत्र के मामले में दोषी करार दिए गए हैं, 60 साल की सजा पाए हैं। तीनों लोगों को एक ही साथ बंद किया गया था, लेकिन आज हरदोई में अब्दुल्ला आजम को शिफ्ट किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पूरी तरीके से तमाम प्रशासनिक अमला जो था, पुलिस व्यवस्था थी, वो चुस्त दुरुस्त से सुबह यहाँ लाए गए हैं। 3 गाड़ियों की जो सुरक्षा थी उसके मध्य लाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा में अब्दुल्ला आजम को इसी जिला कारागार में शिफ्ट किया गया है। जेल के अंदर की अगर बात कर ली जाए तो वहां भी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। अलग बैरिक में फिलहाल रखा गया है उनको। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अब्दुल्ला आजम यहाँ पर रहेंगे। बिल्कुल। अब एक चीज और आपसे धर्मराज जानना चाहेंगे, जिस बयान का जिक्र आप कर रहे थे, इस बयान के पीछे के मायने को जरा आपसे समझना चाहेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या था। जो सुर्खी में बने रहने के लिए तरह तरह का बयान दिया करते हैं और उन्होंने बताया था कि हमारा एनकाउंटर किया जा सकता है, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार पूरे चाक चौबंद के साथ लगातार हर जिले के क्या ये कारण भी है कि विकास दुबे की गाड़ी जैसे पलटी थी, उसके बाद फिर अतीक को जिस तरीके से बदमाशों ने पुलिस के घेराबंदी के बीच में मारा था, वो डर भी कहीं ना कहीं जहन में आता है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आजम खान बहुत डरे हुए हैं। अभी जैसे सीतापुर पहुंचे थे तो काफी डरे हुए थे। उनके साथ में जो 2 बैग उनका सामान भी आया था और उनकी गाड़ी सीतापुर जैसे जेल के अंदर पहुंची हो और जो हाथ हिलाते हुए अंदर चले गए, लेकिन काफी डरे हुए थके हुए थे और जो उनको जो है अलग बैरिक में सीतापुर जेल में रखा जाएगा। ठीक है मनोज, हाव भाव अब्दुल्ला आजम के क्या थे जिस समय उन्हें हरदोई लाया गया? देखिए, रामपुर से जब अब्दुल्ला आजम चले हैं, पिता पुत्र एक साथ मिलकर रोए हैं। दोनों को बिछड़ना हुआ था, लेकिन हरदोई जब पहुंचे हैं, यहाँ के मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब्दुल्ला आजम कुछ बोलेंगे। अब्दुल्ला आजम ने सिर्फ अभिवादन किया और उसके बाद मीडिया कर्मियों ने पूछा भी कि अब्दुल्ला कुछ कहोगे? उन्होंने कुछ नहीं कहा। पुलिस वैन से नीचे उतरे और सीधे जेल के अंदर दाखिल हो गए। तो कुल मिलाकर के उनके हाव भाव जो चेहरे पर थे, वो ये साबित कर रहा था कि डर है, अंदर बैठा हुआ है, अजीब सा डर उनके दिल में था। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज और धर्मराज, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। सचिन पायलट से मिलने पहुंचे थे सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी। सचिन पायलट और लोकेश शर्मा के बीच बातचीत हुई है। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। तो देखिए, कल ही कांग्रेस की पहली लिस्ट आई थी। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस समय वो सचिन पायलट से मिलने के लिए पहुंचे थे लोकेश शर्मा। और आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस की पहली लिस्ट आई थी राजस्थान की, जहां पर उस लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम शामिल था, सचिन पायलट का भी नाम शामिल था, सीपी जोशी का भी नाम शामिल था। और
इन सब के बीच आज सुबह सुबह अचानक से एक बड़ा डेवलपमेंट होता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो ओएसडी हैं वो मिलने के लिए पहुंचते हैं सचिन पायलट से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सचिन पायलट से मुलाकात हुई है, कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। जी के वॉर रूम का को चेयरमैन भी बना रखा जी के विशेषाधिकारी के रूप में ही नहीं, मुझे अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने सेंट्रल वॉर रूम का को चेयरमैन भी बना रखा है। तो उसी सिलसिले में, क्योंकि आगे जो चुनाव हैं उन चुनावों में हमें कैसे अपनी भूमिका को और मजबूत करना है, किस तरीके के इम्प्रूवमेंट्स और किए जा सकते हैं, क्या और सुझाव आपकी तरफ से हो सकते हैं, उन सब को लेकर मैंने आज मुलाकात की है ताकि हम मजबूती के साथ, पूरी तैयारी के साथ अपने इन चुनावों में उतरें। क्योंकि जो भी सुझाव हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, उनके लिए मार्गदर्शन तो चाहिए। सचिन पायलट जी हमारे सीनियर लीडर हैं और उनके सुझाव और उनके मार्गदर्शन की भी हमें आवश्यकता है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आज से 4 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, नवमी के दिन कन्या पूजन भी करेंगे, विजयादशमी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज सुबह सुबह आपने देखा कि अयोध्या में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में रथ पर सवार होंगे। रामलीला मैदान में श्री राम और माता सीता की आरती भी करेंगे। तो आपको बता दें कि नवमी के दिन सीएम योगी कन्या पूजन करेंगे, यानी कल के दिन। आज महाअष्टमी है और कल नवमी के दिन योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करेंगे। इसके अलावा श्री राम और माता सीता की आरती भी करेंगे। वहीं महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पुणे में ट्रेनिंग के दौरान एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। 2 ट्रेनी के घायल होने की सूचना है। दरअसल तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर है। पुणे में ट्रेनिंग के दौरान एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और 2 ट्रेनी इसमें घायल हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे जिले के गोजूबाबी गांव के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। करीब सुबह 7 बजे यह हादसा हुआ है और तकनीकी खराबी आने की वजह से यह हादसा हुआ। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं गोजीबाबू गांव की ये तस्वीरें, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ। और अब बात करते हैं विश्व कप की, जहां आज भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। दरअसल आपको बता दें कि धर्मशाला में आज ये महामुकाबला होना है। दोपहर 2 बजे से ये मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने अभी तक अपने अपने सभी मुकाबले जीते हैं, यानी आज विश्व कप में एक ऐसी टीम रहेगी मात्र जो अपने सभी मुकाबले जीते हों। क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं, चारों में जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने 4 मुकाबले खेले हैं, चारों में जीत हासिल की है। और आपको बता दें कि पॉइंट्स टेबल में फिलहाल नंबर 1 पर न्यूजीलैंड है। नेट रन रेट के आधार पर भारतीय टीम दूसरे नंबर पर है। और आपको बता दें कि इसी वजह से आज का मुकाबला जो धर्मशाला में खेला जाना है बेहद खास है। और पिछले 20 सालों का इतिहास भी यह कहता है कि वर्ल्ड कप में भारत को न्यूजीलैंड से जीत नहीं मिली है। तो भारतीय टीम पूरे फॉर्म में है और उम्मीद यही है कि भारत आज कीवियों को मात देगा। तो चलिए धर्मशाला की पिच के बारे में भी जरा सा आपको बता दें। एचपीसीए स्टेडियम पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। पिच पर बाउंस भी अच्छा रहता है।
बल्लेबाजों के लिए यह पिच बेहतर मानी जाती है। आपको बता दें कि यह मैदान बाकी मैदानों की तुलना में थोड़ा छोटा है, इसलिए यहां चौके छक्कों की बरसात अक्सर मुकाबलों में हम देखते हैं। इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को भी फायदा मिलता था, लेकिन फिलहाल के वक्त में हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ है। तेज गेंदबाज अपनी स्किल्स का फायदा उठाकर यहां पर बेहतर गेंदबाजी करते हैं। इस वर्ल्ड कप में यहां पर अभी तक 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 364 रन बने हैं, जबकि न्यूनतम स्कोर जो है वो 156 का रहा है। इस मैदान की बात कर लें तो यहां पर कुल 7 वनडे मुकाबले अभी तक खेले गए हैं, जिसमें से 3 मुकाबले जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की है और 4 मुकाबले जिन्होंने दूसरे पाली में बल्लेबाजी की है, उन्हें जीत मिली है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर कुल 4 वनडे मैचेस अभी तक खेले हैं। आज 5वां मुकाबला टीम इंडिया धर्मशाला में खेलने जा रही है। तो यह पिच रिपोर्ट है जहां पर तेज गेंदबाज जो है अपनी स्किल का फायदा उठाएंगे और भारतीय टीम क्या आज की व्यू को मात देगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।